नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान परियोजना में योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू किया। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। प्राक्कलन समिति ने अपनी 26वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए की। लोक लेखा समिति ने न्यूज सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि हेतु मंजूरी दे दी है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इनसैट 3DS को GSLV F-14 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। इस यान ने इनसैट 3DS को पहले जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और फिर भू-स्थिर कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चलिए सबसे पहले समझते हैं इनसैट 3DS उपग्रह के बारे में। ये तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह की अगली कड़ी का मिशन है। ये उपग्रह पहले से सेवा प्रदान कर रहे इनसैट 3D और इनसैट 3DR की सहायता करेगा। ये उपग्रह मौसम अवलोकन संबंधी भूस्थैतिक उपग्रह है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना तथा महासागर और उसके पर्यावरण का अवलोकन करना है। साथ ही ये वायुमंडल के मौसम संबंधी अलग अलग मापदंडों की विशेषताएं प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, ये डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताओं को भी मजबूत करेगा और ये उपग्रह खोज और बचाव सेवाओं में भी मदद करेगा। इस उपग्रह के पेलोड्स हैं इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और SA&SR ट्रांसपोंडर। और इस उपग्रह के निर्माण में भारतीय उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं और GSLV F-14 के बारे में समझते हैं। GSLV F-14 भारत के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की 16वीं उड़ान थी। साथ ही ये स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ 10वीं उड़ान भी थी। GSLV 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका भार 420 टन है। इसके पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर लगा होता है। दूसरे चरण में पृथ्वी पर भंडारण योग्य प्रणोदक यानी लिक्विड लगा होता है और तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है। GSLV से संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले अंतरिक्ष उपग्रह को प्रक्षेपित किया जा सकता है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO पर भी एक नजर डालते हैं। ट्रांसफर ऑर्बिट अंतरिक्ष में एक विशेष प्रकार की कक्षा है। इसका उपयोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उपग्रह को ले जाने के लिए किया जाता है। जियोसिंक्रोनस भू कक्षाओं में पहुंचने के लिए एक अंतरिक्ष यान को लगभग 37,000 किलोमीटर की एपोप्सिस ऊंचाई वाले एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया जाता है। इसे GTO कहा जाता है। एपोप्सिस वह बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाली वस्तु उस पिंड से सबसे अधिक दूर होती है जिसकी वह परिक्रमा कर रही है। आखिर में भूस्थैतिक कक्षा क्या होती है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। GEO में उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन उपग्रहों की गति पृथ्वी की गति के समान होती है। इस वजह से GEO में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर के बारे में। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान PIP सेकंड परियोजना में योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू किया। PIP सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये फर्मी लैब में स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के महत्वपूर्ण योगदान से बनाया गया है। भारत, फ्रांस, इटली, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम के संस्थान इसमें सहयोग कर रहे हैं। भारत अपने योगदान के तहत $140 मिलियन मूल्य के उपकरण प्रदान करेगा।
ये लॉन्ग बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी में निर्माणाधीन डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया की सबसे उच्च ऊर्जा युक्त न्यूट्रिनो बीम को पावर प्रदान करेगा। पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रकाश की गति के बराबर उच्च गति पर आवेशित कणों को धकेलेगा। एक्सेलरेटर में 4 प्रमुख घटक हैं। पार्टिकल्स के उत्पादन के लिए स्रोत, उन्हें गति देने के लिए कंपोजिट डिवाइस, मुक्त गति प्रदान करने के लिए निर्वात वाली मेटल ट्यूब और बीम पार्टिकल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब पार्टिकल एक्सेलरेटर के महत्व को समझते हैं। पहला, मौलिक अनुसंधान। लगभग प्रकाश की गति से गतिमान उपपरमाण्विक कणों के बीच टक्कर पैदा करने, नए पार्टिकल्स और बलों की खोज करने तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। दूसरा है स्वास्थ्य। कैंसर निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने तथा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को संश्लेषित करने में सहायक है। तीसरा, पर्यावरण। इससे हवा, पानी या मिट्टी में रासायनिक तत्वों के अंशों का पता लगाया जा सकता है। और चौथा है उद्योग। सामग्रियों की उपयोग अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस ओर कुछ बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर कौन से हैं, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर है। ये जिनेवा में सर्न में स्थित है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसने हिग्स बोसॉन, अज्ञात हेड्रोन आदि की खोज की है। स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दुनिया का सबसे लंबा लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर है और इसने क्वार्क एवं टाउ लेप्टॉन की खोज की है। यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी, ये ग्रेनोबल फ्रांस में स्थित है। ये दुनिया में सबसे तीव्र हार्ड एक्सरे स्रोत है। अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक COP14 का आयोजन किया गया। CMS COP14 उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ। इसमें प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कई नए उपायों पर निर्णय लिए गए हैं। इस ओर एजेंडा के घटक क्या क्या थे और उन पर किस तरह के निष्कर्ष निकाले गए हैं, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला घटक है प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। समिति द्वारा ये निष्कर्ष पेश किया गया है कि प्रवासी प्रजातियों हेतु समरकंद स्ट्रेटेजिक प्लान 2024-2032 शुरू किया जाएगा और साथ ही प्रवासी प्रजातियों पर प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों को कम करने हेतु नए वैश्विक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। दूसरा घटक है प्रजाति विशिष्ट पर निर्णय। CMS परिशिष्ट में 14 प्रजातियों को शामिल किया गया। इनमें यूरेशियन लिंक्स, पलास कैट और सैंड टाइगर शार्क आदि शामिल है। चिंपैंजी, स्ट्रॉ कलर्ड फ्रूट बैट और ब्लू शार्क सहित 6 प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाइयों की घोषणा की गई और साथ ही जलीय प्रजातियों के लिए 3 नई कार्य योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। तीसरा घटक है प्रवासी पक्षी। 30 देशों तक फैले सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF पर एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत में एक समन्वय इकाई की स्थापना भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण उड़ान मार्ग है। अगला घटक है वैज्ञानिक रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट जारी की गई। ये पहली रिपोर्ट है जो दुनिया भर में प्रवासी प्रजातियों की स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। और आखिरी है नई वैश्विक पहल, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी GPEC शुरू की गई। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बनाए रखा जाए, बढ़ाया जाए और बहाल किया जाए। GPEC का समर्थन करने वाले CMS पक्षकार देशों में बेल्जियम, फ्रांस, मोनाको और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मध्य एशियाई फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में योगदान के लिए भारत सरकार को माइग्रेटरी स्पीशीज चैंपियन प्रोग्राम चैंपियन प्लस से सम्मानित किया गया है। आखिर में बात करते हैं वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के बारे में। इसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित एकमात्र वैश्विक कन्वेंशन है।
इसमें दो परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही प्रवासी प्रजातियों की सूची है और परिशिष्ट 2 उन प्रवासी प्रजातियों की सूची है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी अधिक लाभ होगा। आपकी जानकारी हेतु बता दें कि भारत सीएमएस का एक पक्षकार देश है। चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी मुख्य खबर की ओर। प्राक्कलन समिति ने अपनी 26वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राक्कलन समिति ने अपनी 26वीं रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मूल्यांकन विषय पर कई सिफारिशें की थी। इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो प्रणोदन के लिए आंतरिक दहन इंजन की बजाय एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन कम उत्सर्जन करते हैं, साथ ही ये तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा दक्ष भी होते हैं। नवंबर 2022 तक भारतीय सड़कों पर 18 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना एवं विनिर्माण यानी फेम इंडिया योजना शुरू की गई है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आदर्श भवन उपनियम 2016 में संशोधन किए गए हैं। चलिए अब समझते हैं 26वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक मजबूत राष्ट्रीय नीतिगत फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। FAME फेम सेकंड योजना का 2024 से आगे 2 और वर्षों के लिए विस्तार किया जाना चाहिए। पूरे देश में पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, आइस जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के निपटान और पुनरुपयोग के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए। आखिर में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सामने आने वाली चुनौतियां कौन सी हैं, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इस ओर पर्याप्त और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शुरुआत में अधिक वित्त की जरूरत भी पड़ती है। ईवीज में आग लगने की कई घटनाएं सामने आने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं और ईवी बैटरी तकनीक के लिए आवश्यक संसाधन के स्रोत भी कम हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम FCI की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए की। अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर पूंजी की वह राशि है जिसे एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत होती है। कंपनी MOA में निर्दिष्ट पूंजी की मात्रा से अधिक नहीं जुटा सकती है। अधिकृत पूंजी को नॉमिनल या पंजीकृत पूंजी यानी रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। सरकार द्वारा अधिकृत पूंजी में की गई इस वृद्धि से भारतीय खाद्य निगम FCI कई तरीकों से अपने कार्यों में विस्तार कर पाएगा, जैसे भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, परिवहन नेटवर्क में सुधार और एडवांस तकनीकों को अपनाना। FCI की अधिकृत पूंजी बढ़ाने तथा उसमें और अधिक पूंजी लगाने से FCI का ब्याज संबंधी बोझ कम होगा। साथ ही इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी सही उपयोग हो सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FCI को कई बार पूंजी में कमी के कारण अन्य स्रोतों से उच्च ब्याज दर पर उधार भी लेना पड़ता है। खबर की बेहतर समझ के लिए भारतीय खाद्य निगम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। FCI उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसे खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया था। इसे सौंपे गए कार्य हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खाद्यान्न की खरीद करना, ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना और साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का आवश्यक स्तर बनाए रखना।
सरकार वित्तीय सहायता के जरिए कार्यशील पूंजी और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में एफसीआई की मदद करती है। एफसीआई कई बार अपनी फंड संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैश क्रेडिट, अल्पकालिक ऋण और वेज एंड मीन्स इत्यादि का सहारा लेता है। एफसीआई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें कौन सी हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए नए उपकरण की खरीद की गई है और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। अधिक दक्ष खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए संग्रहण अवधि यानी शेल्फ लाइफ और फोर्टिफाइड चावल में कीट प्रबंधन पर अध्ययन किया जा रहा है। ई ऑफिस को लागू करके एफसीआई को एक लेस पेपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, अर्थात इससे एफसीआई में कागजी कार्रवाई में कमी आई है। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। लोक लेखा समिति ने न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि हेतु मंजूरी दे दी है। लोक लेखा समिति ने एनएस और एनआईएस के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि करने के वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले वित्तीय सीमा में 2006 में बदलाव किया गया था। यह सीमा तब लागू की जाती है जब अनुदान या विनियोग के समान वर्गों के भीतर उपलब्ध बचत से धन के विनियोग के माध्यम से व्यय संबंधी प्रावधानों में बढ़ोतरी की जाती है। इस वित्तीय सीमा से अधिक किए जाने वाले व्यय अनुपूरक प्रस्तावों के जरिए किए जा सकते हैं। इसके लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। चलिए खबर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। न्यू सर्विस से यहाँ आशय सरकार द्वारा किसी ऐसे नए नीतिगत निर्णय से होने वाले व्यय से है जिसकी सूचना पहले संसद को नहीं दी गई थी। इसमें नई गतिविधियां या नए निवेश शामिल हो सकते हैं। और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस मौजूदा नीति के विस्तार से होने वाले अपेक्षाकृत बड़े व्यय को दर्शाती है। वहीं न्यू सर्विस के ऑब्जेक्ट हेड है मशीनरी उपकरण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण, भवन और संरचना, अवसंरचना परिसंपत्तियां, हथियार एवं गोला बारूद और भूमि। और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस के ऑब्जेक्ट हेड है निवेश, ऋण और अग्रिम, सब्सिडी आदि। न्यू सर्विस की रिपोर्टिंग सीमा 50 करोड़ रुपए से ऊपर और 100 करोड़ रुपए तक है और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस की रिपोर्टिंग सीमा के मूल विनियोग का 20% या 100 करोड़ रुपए तक है, इनमें से जो भी अधिक हो। चलिए खबर के आखिर में इस बदलाव के औचित्य पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि। जीडीपी वृद्धि दर बढ़ने के कारण यानी वार्षिक आधार पर 6 या 7% बजट के आकार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। दूसरा है परियोजना को लागू करने में देरी। एनएस या एनआईएस व्यय के लिए कम वित्तीय सीमा होने के कारण पूरक प्रस्तावों की संख्या में वृद्धि हुई है। और तीसरा है निगरानी में बढ़ोतरी। मानकीकृत ऑब्जेक्ट हेड पर एनएस या एनआईएस को समान रूप से परिभाषित करने से नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रभावी जांच की जा सकेगी। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं वासुदेव बलवंत फड़के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वासुदेव बलवंत फड़के को आधुनिक भारत का प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का जनक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फड़के जी के देशभक्ति संबंधी कई कार्यों को बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ रचना में शामिल किया गया है। भीषण अकाल के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैलाने और स्वराज का समर्थन करने के लिए दक्कन क्षेत्र का दौरा किया था। फड़के जी ने ब्रिटिश केंद्रों पर हमला करने के लिए भील, कोली, रामोशी और धनगर समुदायों के 300 लोगों का एक दल गठित किया था। उन्होंने ऐक्यवर्धिनी सभा तथा पुणे में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम स्कूल स्थापित किया था। हम श्री वासुदेव बलवंत फड़के जी से देशभक्ति, नेतृत्व, साहस जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में चलिए अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में भारत और ताइवान ने एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
इससे भारतीय कामगारों को ताइवान में रोजगार मिलने में आसानी होगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के लिए आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक टेली क्लिनिक है। आइरिस और मैसालिया नामक क्षुद्र ग्रहों पर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जन का पता चला है। ये उत्सर्जन स्पष्ट रूप से जल के अणुओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार संस्कृत के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और उर्दू के लिए श्री गुलजार को दिया जाएगा। तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल हाल ही में कैंडी के सैंपल्स में कृत्रिम कलरिंग एजेंट के रूप में विषाक्त औद्योगिक डाई रोडामाइन बी के उपयोग का पता चला था। आंध्र प्रदेश के परुवेता उत्सवम को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। परुवेता शिकार करने की नकल का उत्सव है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA की सक्रियता की वजह से उसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम या युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।